गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही शानदार खुशखबरी देने वाला हूं। आप लोगों को जानकारी होगी कि हम कई दिनों से क्लास 10th और 12th जो बोर्ड क्लासेज हैं उनकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा रहे थे। साथ साथ में हमने कॉलेज की जो मैथमेटिक्स है, बीएससी या बीए की जो मैथमेटिक्स है उनके लिए भी वीडियोज बनाने हमने स्टार्ट किए थे और उसकी शुरुआत हम कर चुके थे। बीएससी फर्स्ट ईयर की जो अलजेब्रा मैथमेटिक्स है उसके सेकंड चैप्टर की एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल सहित हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो बीएससी की मैथमेटिक्स की शुरुआत भी हम इस चैनल पे कर चुके हैं और उसी सिलसिले में आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जो सेकंड बुक है अवकलन गणित सेकंड उसकी भी शुरुआत कर रहे हैं। हम सभी जो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं पहले उनका कम्प्लीटली सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा। बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फाइनल उनके भी आपको कुछ ही दिनों में जो मैथमेटिक्स है उनकी वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं बीएससी या बीए पार्ट फर्स्ट की जो अवकलन गणित सेकंड है उसके चैप्टर फर्स्ट के बारे में। और पहला चैप्टर का जो टाइटल है वो है अवकलज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं द डेरिवेटिव। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए पहले उसकी शब्दावली या यूँ कहें कि उससे रिलेटेड जो जनरल इन्फॉर्मेशन है या उससे रिलेटेड कोई जनरल फॉर्मूलेज हैं तो उनके बारे में अपने को अच्छे से जानना ज़रूरी है, क्योंकि उनके जानने के पश्चात ही हम लोग उस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यदि मान लीजिए कोई फलन f ऑफ x है तो उसके लिए अपन अवकलज या अवकलन क्या है उसकी बात करेंगे। तो देखिए आपका कोई फलन है f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब f तो कोई फलन है और x का मतलब है कि x उसमें चर है। यहाँ पर हमने लिखा है d अपॉन डी एक्स। d अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हुआ, ये अवकलन का संकारक है। संकारक का मतलब संकेत देने वाला। d अपॉन डी एक्स अपने को संकेत दे रहा है कि आपको अवकलन करना चाहिए। किसके सापेक्ष बताया गया है, x के सापेक्ष। तो ये हो गया आपका अवकलन का संकेत। ठीक है, इसके अंदर यहाँ जो हमने f ऑफ x लिखा है वो है x चर वाला कोई फलन। अब इस फलन का x के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो उसके लिए अपने को कोई न कोई प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, किसी प्रोसेस, किसी फॉर्मूलेज का सहारा लेना पड़ता है। तो हम जिस प्रक्रिया का सहारा लेते हैं उस प्रक्रिया का नाम है अवकलन। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि अवकलन और अवकलज में फर्क है। अवकलन क्या है कि आपने इसको हल करने के बाद में जो अवकलज या जो रिजल्ट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उस दौरान आपने जिस प्रक्रिया का सहारा लिया उस प्रक्रिया का नाम है अवकलन। और अवकलन करने के पश्चात आपको यहाँ पर जो रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट को बोलते हैं हम इस फलन के लिए अवकलज या अवकल गुणांक। अवकल गुणांक को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। अब देखिए, इस ऐसी जानकारी हम क्लास 11th 12th में हम थोड़ी बहुत जानकारी ले चुके होंगे, हो सकता है हमने ज़्यादा भी जानकारी ली हो, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं कि यदि हम अवकलन कर रहे हैं तो अवकलज के क्या क्या संकेतांक हो सकते हैं, अवकलज को हम कैसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, अवकलज को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि मान लीजिए आपका फलन f ऑफ x है तो उसके अवकलज को हम f डैश x के रूप में लिख सकते हैं, या d अपॉन डी एक्स ऑफ f ऑफ x ये आपका फलन है। और यदि इस फलन के पहले d अपॉन डी एक्स लिख दिया तो ये भी क्या है, अवकलज का संकेत है। या इसको अपन कैपिटल D लिख देंगे। D का मतलब डेरिवेटिव से D लिया गया है पहला लेटर, और D लिख करके यदि ब्रैकेट के अंदर हमने f ऑफ x लिखा है इसका मतलब इस फलन का हम अवकलन करेंगे और ये हो गया आपका अवकलज का संकेत। तो हम तीन तरीके से प्रथम कोटि का अवकलज का संकेत लिख सकते हैं। f डैश x
या डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स या डी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग इस संकेतांक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और कभी कभार इनका प्रयोग भी किया जाता है। अब देखिए हम नई बात सीखने वाले हैं, फलन का अवकलज। कि अवकलज क्या होता है उसकी हम परिभाषा तैयार कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं। यदि कोई फलन है f संवर्त अंतराल, यदि बड़े ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से संख्याएं लिखी जाती है तो इस इंटरवल को अपन संवर्त अंतराल बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। और इसका मतलब क्या है, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, और इन दोनों को सामूहिक रूप से हम बोलते हैं अंत्य बिंदु। अंत्य बिंदु, अंत्य बिंदु में प्रारंभिक बिंदु भी आ गया और अंतिम बिंदु आ गया। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को सामूहिक रूप से हम बोलते हैं अंत्य बिंदु। तो संवर्त अंतराल में इन दोनों बिंदुओं को, या यूं कहें इन दोनों संख्याओं को शामिल किया जाता है। इनके बीच में जो संख्याएं आएंगी वो तो शामिल होंगी ही होंगी। तो संवर्त अंतराल में ध्यान रखना जरूरी है कि इन दोनों अंत्य बिंदुओं के मध्य में आने वाली संख्या तो शामिल होती है, लेकिन संवर्त अंतराल है तो उसमें इन संख्याओं को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन इन्हीं संख्याओं को यदि छोटे ब्रैकेट में लिख दिया जाए तो ये विवर्त अंतराल होता है, और विवर्त अंतराल में प्रारंभिक और अंतिम जो आपकी संख्या है इनको यूज में नहीं लिया जाता है, ये शामिल नहीं होती है। केवल इनके बीच वाली जो वैल्यूज है उनको ही हम काम में लेते हैं। यदि कोई फलन f संवर्त अंतराल ए बी में परिभाषित हो। अब यहाँ पर एक नई बात आ रही, परिभाषित हो। परिभाषित का मतलब क्या है कि जब हम इस अंतराल के किसी भी बिंदु पर फलन का मान निकालें, मान कैसे निकाला जाता है, उस फलन में कोई चर है, उस चर की जगह इस अंतराल का कोई भी वैल्यू अपन रखें तो यदि उन सभी वैल्यू के लिए उसका मान एक परिमित राशि आता हो, परिमित का मतलब निश्चित, वो अनिर्धारित नहीं होनी चाहिए, अनंत के रूप में नहीं लिखी जानी चाहिए, परिमित राशि होनी चाहिए, तब उस स्थिति में उस फलन को परिभाषित माना जाता है। तो इस अंतराल में परिभाषित हो तब बिंदु C बिलोंग्स टू ए बी। बिंदु C क्या है, इसी संवर्त अंतराल का कोई बिंदु है, उस बिंदु पर अवकलनीय होगा। अब नई बात यह आ रही कि अवकलनीय होगा का मतलब है कि अवकलन ज्ञात किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हर किसी फलन का अवकलन ज्ञात किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो किसी फलन का संवर्त अंतराल में अवकलन कब ज्ञात किया जाएगा, वो कंडीशन हम बात पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यदि कोई फलन संवर्त अंतराल में परिभाषित होना चाहिए, परिभाषित की बात मैंने बता दी, तब किसी संवर्त अंतराल के किसी भी बिंदु पर वो फलन अवकलनीय होगा, अर्थात उस फलन का अवकलज ज्ञात किया जा सकता है यदि लिमिट x टेंड्स टू c, c वही बिंदु है, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c बटे x माइनस c। यहाँ ध्यान रखना है ब्रैकेट के अंदर यहाँ x चर है और ये आपका वो बिंदु है संवर्त अंतराल का। तो पहले हमने x काम में लिया ब्रैकेट के अंदर, फिर c लिया है, और जो हमने यहाँ ब्रैकेट के अंदर यूज लिया है वही हमने नीचे लिखा है। तो इसको आसानी से याद किया जा सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c बटे x माइनस c क्या होनी चाहिए, विद्यमान। विद्यमान का मतलब है ये सहज तरीके से हल हो जानी चाहिए, विद्यमान का मतलब है ये। साथ ही परिमित हो, परिमित का मतलब इसका रिजल्ट कुछ न कुछ तो आएगा, लेकिन रिजल्ट क्या आना चाहिए, परिमित राशि। परिमित वो होती है जिसका मान कुछ न कुछ मान निश्चित हो, अपरिमित नहीं आना चाहिए, अनिश्चित नहीं आना चाहिए, अनिर्धारित नहीं आना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि अनिश्चित, अपरिमित, अनिर्धारित का मतलब क्या होता है। कई बार हम लोगों को इसका रिजल्ट है इन्फिनिटी प्राप्त हो जाता है। तो इन्फिनिटी का मतलब है अनंत, अनंत का मतलब है उसका अंत ही नहीं है। अब अंत ही नहीं है तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इस प्रकार की स्थिति नहीं बननी चाहिए। तो यदि इस प्रकार की स्थिति नहीं बनेगी तो वो परिमित होगा। तो यदि इस सीमा का मान विद्यमान हो और वो परिमित हो तब वो इस संवर्त अंतराल की किसी बिंदु C पर अवकलनीय हो जाएगा। ये कंडीशन है।
और इस सीमा का, इस लिमिट का जो अपन रिजल्ट निकालेंगे, सीमा का जो मान होगा वही आपके फलन f का बिंदु C पर क्या होगा, अवकलज। जैसे अपने इस लिमिट को सोल्व करेंगे तो उसका उत्तर क्या आना चाहिए, उसका उत्तर परिमित राशि आना चाहिए। ये तो कंडीशन है ही, क्योंकि तभी अवकलनीय होगा, परंतु जो रिजल्ट आएगा ना वो परिमित यदि है तो उस रिजल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फलन f का बिंदु C पर अवकलज। अब देखिए इसको अपन आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को, तो आप लोग 12th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, बायां अवकलज, दायां अवकलज, ऐसे नाम आपने जरूर सुने होंगे। तो अपन उसी की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ नई बातें बताने वाला हूँ, तो लगातार आप इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा इस चैनल पे उपलब्ध करवाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल पाए, जिसके वजह से आपको प्रत्येक वीडियो सही समय पे मिलेगा और आप लोग अपने ज्ञान को बढ़ा पाएंगे, अपनी मैथमेटिक्स है उसको मजबूत कर पाएंगे। चलिए यहाँ हम बात करते हैं दायां अवकलज। दायां अवकलज है वो क्या होगा, फिर बायां अवकलज का क्या क्या संकेत होता है, दायां अवकलज निकालने के लिए हमें कैसे काम करना पड़ेगा, वो सब बातें हम करेंगे। देखिए हम पहले बात कर रहे हैं दायां अवकलज। दाएं अवकलज को हम शॉर्ट में लिखेंगे RHD। RHD का मतलब हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे दायां अवकलज। राइट हैंड डेरिवेटिव को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं RHD। अब इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है, जो आपका दायां अवकलज है उसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, उसको लिखने का तरीका एक तो ये है RHD, शॉर्ट संकेत है, या इसको लिख सकते हैं हम RFC, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F'(C+0). ध्यान से सुनिएगा, दायां अवकलज ये अवकलज का ही पार्ट है। दायां अवकलज को अपने शॉर्ट में RHD लिख सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको अपन R का मतलब राइट हो गया, दायां हो गया, F'(C), तो ये हो गया दायां अवकलज का संकेत। दूसरा संकेत RHD यदि अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ज़्यादातर इसी को यूज लेंगे, या तो हिंदी वाले इस वर्ड को या इसको, कभी कभार इसको भी अपन यूज ले सकते हैं, इसलिए अपने को समझ ज़रूर होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो ये भी दायां अवकलज का ही संकेत है और ये भी दायां अवकलज का ही संकेत है। तो दायां अवकलज ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है RHD का। दायां अवकलज ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला, लिमिट h → 0 f(C+H) -f(C/H)। ये दायां अवकलज ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसका मान परिमित होना चाहिए और उसका मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता हो। यहाँ पर h की वैल्यू >0 है, h का मान 0 से अधिक है, साथ ही h → 0 का मतलब हुआ कि h 0 की ओर अग्रसर है। h का मान 0 होना चाहता है, लेकिन h का मान 0 ना होकर के 0 के नज़दीक पहुँच जाता है, 0 से थोड़ा बड़ा है। ये आपका दायां अवकलज हो गया। ऐसे ही अपन जब बायां अवकलज की बात करेंगे, बायां अवकलज, तो बाएं अवकलज को हम लिखेंगे LHD।
डी। LHD का मतलब आप समझ गए होंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये बायां अवकलज का शॉर्ट संकेत है LHD। तो फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, L एफ डैश सी या एफ डैश सी माइनस 0। ये LHD भी बायां अवकलज का ही संकेत है, ये भी बायां अवकलज का ही संकेत है, ये भी बाएं अवकलज का ही संकेत है। जैसे दायां अवकलज निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, वैसे ही बायां अवकलज निकालने का फॉर्मूला भी होता है और उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान रख लें, इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ आपको H दिखाई दे रहा है, जो प्लस का है उसको माइनस करना है। दाएं अवकलज ज्ञात करते समय H को पॉजिटिव लेना है और बायां अवकलज ज्ञात करते समय H को नेगेटिव लेना है। तो इसी से आपका फॉर्मूला बन जाएगा, लिमिट H टेंड्स टू 0 एफ ऑफ C माइनस H। बायां अवकलज ज्ञात कर रहे हैं तो H को माइनस लिखेंगे, माइनस से एफ ऑफ C बटे माइनस H। जहाँ जहाँ H दिख रहा है वहाँ माइनस लेना है। तो यहाँ पर आपने समझा कि दायां अवकलज को अपन क्या क्या संकेत लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं, दायां अवकलज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे ही बाएं अवकलज के क्या क्या संकेत होंगे, बाएं अवकलज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा। इन दोनों फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद करें और इतना ही ध्यान रखें कि एक फॉर्मूला याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दायां अवकलज ज्ञात करने के लिए H की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर H पॉजिटिव है और बायां अवकलज ज्ञात करते समय H को नेगेटिव लिखा जा रहा है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। अब यदि कोई फलन है f है और आपको पूछा जाए कि वो फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए अपने को क्या प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं अवकलनीयता की जांच। अवकलनीयता की, तो एक तो हमने स्टार्ट में बात की थी कि यदि लिमिट x टेंड्स टू C एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ C बटे x माइनस C, इसका मान परिमित हो तो x बराबर C पर वो फलन अवकलनीय होगा। तो एक तो मेथड ये है। तो कभी कभी हम यदि छोटा आपका फंक्शन है तो अपन इस मेथड को काम में लेंगे। इसका दूसरा मेथड भी है कि RHD विद्यमान एवं परिमित हो। विद्यमान का मतलब उसका मान निकाला जा सकता हो, परिमित का मतलब उसका निश्चित मान हो, इन्फिनिटी वगैरह नहीं होना चाहिए। ऐसे ही LHD जो है, जिसको हम बायां अवकलज बोलते हैं, वो भी विद्यमान एवं परिमित होना चाहिए। साथ साथ में RHD और LHD की जो वैल्यू आती है वो बराबर भी होनी चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन लागू है तो आपका फलन f है किसी बिंदु C पर अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा। दायां अवकलज का मान परिमित होना चाहिए, बाएं अवकलज का मान भी परिमित होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, और दोनों ही अवकलज के जो मान है वो परिमित होने के साथ साथ बराबर भी होने चाहिए। तीनों कंडीशन लागू हो गई तो दिए गए बिंदु पर आपका जो फलन है वो अवकलनीय होगा। इसका दूसरा तरीका और भी है कि आपका दायां अवकलज और बायां अवकलज साथ साथ में दिए गए बिंदु C पर उस फलन का अवकलज,
दिए गए बिंदु सी पर एफ डैश का मतलब है प्रथम कोटि का अवकलज। पहली बार अवकलन करने पर जो उत्तर आता है वो होता है प्रथम कोटि का अवकलज। तो ये तीनों चीज बराबर हो जाती है तब भी वो फलन आपका क्या होगा, अवकलनीय होगा। अब देखिए, यदि आपको कोई विवर्त अंतराल दिया गया है और ये कहा जाए इस विवर्त अंतराल में, ये विवर्त अंतराल है, विवर्त अंतराल में फलन f अवकलनीय होगा, तो इसके लिए क्या जरूरी है, अवकलनीय होने के लिए क्या जरूरी है? तो अवकलनीय होने के लिए वही बातें जरूरी है कि उसमें ये बिंदु ए और बी तो शामिल होता ही नहीं है, इसके बीच में जो बिंदु आएगा कोई भी, उन सभी बिंदुओं के लिए ए और बी के बीच में आने वाले प्रत्येक वास्तविक मान के लिए यदि आपका फलन अवकलनीय है तभी वो फलन इस विवर्त अंतराल में अवकलनीय माना जाएगा। सिंपल बात है भाई, विवर्त अंतराल में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को कभी शामिल नहीं किया जाता, ये तो शामिल होंगे ही नहीं। अब इनके बीच में आने वाली जो वास्तविक वैल्यू है, यदि उन सभी वैल्यू के लिए आपका फलन अवकलनीय है तब वो फलन इस विवर्त अंतराल के लिए भी अवकलनीय माना जाएगा। अब आपसे कहे कि संवर्त अंतराल ए बी में वो फलन अवकलन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या जरूरी है, एफ डैश सी का मतलब क्या हुआ कि इस अंतराल का कोई बिंदु सी है उस पर प्रथम अवकलज, मतलब उस फलन का हम अवकलन करेंगे और वहाँ पर चर की जगह अपन अक्ष लिखेंगे, चर जो अक्ष है उसकी जगह हम सी लिखेंगे। सी क्या है, इस अंतराल का कोई बिंदु, ठीक है। ये विद्यमान होना चाहिए और परिमित होना चाहिए, विद्यमान एवं परिमित। अब हमने बात कर ली विद्यमान क्या होता है, परिमित क्या होता है। विद्यमान का मतलब उसका मान निकाला जा सकता हो, परिमित का मतलब इन्फिनिटी वगैरह नहीं आना चाहिए, अनिर्धारित नहीं आना चाहिए, कोई न कोई निश्चित वैल्यू होनी चाहिए, कोई न कोई वास्तविक वैल्यू होनी चाहिए। नंबर 2, आप जो दायां अवकलज निकालते हैं वो दाएं अवकलज का जो मान है वो बिंदु ए पे ज्ञात करना है, वो भी विद्यमान और परिमित होना चाहिए। और आपका बायां जो अवकलज है वो इस बिंदु पे निकालना है, वो भी विद्यमान एवं परिमित होना चाहिए। अब मैं सिंपल बात बताऊं, किसी संवर्त अंतराल, कोई भी संवर्त अंतराल है, उस संवर्त अंतराल में आपका फलन अवकलनीय कब होगा? अवकलनीय होने का मतलब क्या है कि उसका अवकलज ज्ञात किया जा सकता हो। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? एफ डैश सी का मतलब है कि पहली बार अवकलन करने के बाद इस अंतराल का कोई भी बिंदु, या अपन बिंदु का मतलब यहाँ पर है इस अंतराल में आने वाली कोई भी संख्या ए और बी को छोड़ करके, उन सभी को जब अपन यहाँ रखेंगे प्रथम कोटि का अवकलज ज्ञात करने के बाद, तो वो होगा एफ डैश सी। वो परिमित भी होना चाहिए और विद्यमान भी होना चाहिए। दायां अवकलज जो निकालेंगे हम वो बिंदु ए पे निकालेंगे और बायां अवकलज निकालेंगे वो बिंदु बी पे निकालेंगे। ये सब के सब मान हैं वो विद्यमान एवं परिमित होनी चाहिए। यदि इतनी जानकारी आप सब लोगों को समझ में आ गई है तो हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन दी और नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपके पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल्स से और क्वेश्चनों के साथ नया वीडियो लेकर के आएंगे। और इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।